हाँ, क्या आंसर आया? बोलो। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। अगर सही जवाब देगा तो 4 मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, और अगर गलत उत्तर देगा तो -1 करा जाएगा। सही जवाब दे देगा तो 4 मिल जाएगा, गलत करेगा तो 1 हो जाएगा माइनस का। यदि उसने कुल 60 प्रश्न हल किए, टोटल क्वेश्चन कितने हल कर दिए? 60 क्वेश्चन उसने 60 हल कर दिए, मार्क्स कितना लाया? 130। तो ये बोल रहा हूं उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताओ। उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताओ। तो वो जो तोता वाला और वो देखा था ना अपन ने, उसकी तरह कर लो इसको। हालांकि अक्स वगैरह लेके भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। ये सपोज करो 60 के 60% उसने किए, उनका ही सही जवाब दे दिया। 60 के 60% सही किए, उसका उसका क्या जवाब दे दिया? सही जवाब दे दिया 60 के 60 प्रश्नों का। तो उसके मार्क्स कितने जुड़ जाने चाहिए थे? 240। 240 उसके मार्क्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए? 130। कितने मार्क्स उसके कमाए हैं 240 के मुकाबले? 110 मार्क्स कमाए हैं। 110 मार्क्स कमाए। अब अगर आप 1% जो 60 में से एक को आप गलत करोगे और एक एक सही था उसको गलत करोगे, तो क्या बदलाव आएगा? भाई 4 नंबर तो उसके घटने चाहिए, वैसे जो जुड़ गए, जो एक और घटना चाहिए जो माइनस का है वो। तो 5 माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा वो? अरे 60 के 60 मैंने सही बताए हैं। 60 के 60 क्या बताए? सही। अब इन 60 के 60 प्रश्नों में अगर मैं एक गलत करवाता हूं तो उसका जो टोटल है उसमें कितना डाउन पड़ेगा? 5 का ही तो डाउन पड़ेगा पागलो। एक तो सही था, उसके 4 जुड़े हुए थे, और एक गलत होगा उसकी वजह से एक घटेगा, तो 5 कमाएंगे कि नहीं आएंगे? तो 240 में से 5 कम आएंगे। किस पर्सन को? एक गलत करने से। मुझे गलत करवाने कम लाने हैं 110। 110 5 5 के हिसाब से कम लाऊं तो कितना चलेगा? 5 5 के हिसाब से कम लाऊं तो 22 क्वेश्चनों गलत करवाना पड़ेगा ना। तो 60 में से 22 तो है गलत है, और 38 क्या है? सही। तो सही प्रश्न पूछ रहा है, जो कि कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। देखो, दिमाग है तो फिर किसी चीज की जरूरत है नहीं, और दिमाग है तो कोई चीज आ भी जाएगी तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोबारा सुनो। ऐसे समझ आओ तो सबसे अच्छा तरीका है। 60 के 60 का ही सही जवाब दे दिया। 60 के 60 का ही सही जवाब दे दिया तो स्कोर 240 बन जाना चाहिए था। अरे हाँ तो ब्रो, स्कोर कितना बन जाना चाहिए था? 240। कौन समझ में आ रही हो के? फिर ये थोड़ा उत्साह दिखाओ, काई मरेड़ा सब रह जाओ। 60 के 60 का सही जवाब दे दिया। 40 के हिसाब से 240 स्कोर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? 60 गुणा 4 के साथ 240। अब अपना स्कोर तो 130 ही बन रहा है, तो अपना स्कोर तो 110 कम बन रहा है। 110 कम करना है मुझे, जबकि एक क्वेश्चन गलत करवाता हूं तो कितना कम होता है? 5। 4 तो वो प्लस का था, वो कम होगा, और एक माइनस करने की वजह से तो 5 कम होता है। तो 110 को कम करने के लिए कितने क्वेश्चन गलत करवाने पड़ेंगे? 22। तो 60 में से 22 गलत होंगे तो 38 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। या फिर भी किसी को नहीं आ रहा, तो मैं ये मान लेता हूं अक्स का सही जवाब दिया, तो 60 माइनस अक्स का गलत जवाब देगा। भाई 60 में से अक्स का सही देगा तो 60 माइनस अक्स का तो गलत देगा ही। बस जितने का सही दे दिया उससे बच गए, उनका गलत दिया। अब सही की वजह से जुड़ेगा 4 गुणा अक्स, और गलत की वजह से इतना नंबर घटेगा 60 माइनस अक्स। ये गलत की वजह से घटेगा, सही की वजह से जुड़ेगा, गलत की वजह से घटेगा, और ये टोटल स्कोर 130 का होगा। यहाँ से अक्स का मान ही अपना आंसर होगा। तो 4 एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, और माइनस का 60 उधर जाके जुड़ के 210, वो 190। क्यों ना? और 5 एक्स बराबर कितना हुआ? 190। और एक्स बराबर 5 का भाग देंगे तो कितने बार? 3 बार, और 8 बार। 38% सही थे। ये लो, आप सूत्र से कर लो।
सूत्र में क्या है, मतलब इसे बेसिक में क्या है कि अक्स का सही दे तो 60 माइनस अक्स का गलत दे, ये सही दे वो गलत दे, सही दे से गुणा होगा, गलत दे -1 से गुणा होगा। तो इतना मिला इतना घट गया, तो ये भी ओवरऑल मिला और वो भी ओवरऑल मिला, ओवरऑल मिला बराबर ओवरऑल मिला। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। वैसे ये बताओ सही किसका हो गया था? गजब गजब, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी सीट किसके पास नहीं है बैठे उनमें से? अच्छे से हाथ खड़े करो ताकि काउंट करके निकलवा लूं। लिख लिए क्या सब? अब एक बार पिछला प्रश्न रिपीट कर लो, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो ये प्रश्न क्या था कि रीना 1 से लेकर 100 तक की सभी पूर्णांक संख्या लिखती है तो कितनी बार 7 लिखती है? तो सबसे पहले तो हमने ये 7 लिखा, 7 में, 17 में, 27 में, 37 में, 70, 71 इन सब में, तो ये टोटल 20 बार 7 लिखा उसने। यहाँ पे 77 इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इधर शामिल कर लिया था, तो 20 बार 7 लिखा। फिर मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया कि 1 से लेकर 100 तक में एक कितनी बार लिखेगी, तो एक कितनी बार लिखी, 21 बार लिखा। फिर मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया कि 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार लिखेगी, तो 11 बार लिखा। फिर एक प्रश्न ये पूछ लिया कि 1 से लेकर 100 तक में 5 कितनी बार लिखा, तो 5 भी कितनी बार लिखा, यहाँ पे 20 बार लिखा। तो हमने फिर एक सूत्र बना लिया आगे के लिए, या एक नोट लिख लिया आगे के लिए कि भाई 0 11 बार लिखा जाता है, 1 21 बार लिखा जाता है, और बाकी 2 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी कितनी बार लिखी जाती है, 20 20 बार लिखी जाती है। इससे अगले प्रश्न में मैंने क्या किया कि 60% टोटल अटेंड करता है, 130 मार्क्स लाता है, सही का 4 मिलेगा, गलत का 1 मिलेगा। तो मैंने माना 60 के 60 ही सही कर लिया, तो मार्क्स 240 आने चाहिए थे, लेकिन मार्क्स तो 130 ही आए, तो 110 मार्क्स कम आए। अब एक क्वेश्चन गलत करवाऊं तो 5 घटता है, 5 नीचे आता है, तो मुझे 110 नीचे आने के लिए 22 क्वेश्चन गलत करवाने पड़ेंगे। तो 60 में से 22 गलत कराऊंगा तो सही कितने होंगे, 38 होंगे। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। नहीं आ रहा? चलो देखो, आदमियों की संख्या नहीं दे रखी, सेम नंबर ऑफ मैन आर गोइंग समवेयर, दोनों की संख्या क्या है, समान है। जितने आदमी उतने ही क्या है, घोड़े हैं, लेकिन पैरों में चक्कर है। एक घोड़ा 4 पैर रखता है और एक आदमी पैर कितने रखता है, 2 ही रखता है। तो देखो, ये आदमी है जो मान लिया अक्स है, ये घोड़े हैं जो कितने हैं, अक्स है। ए आदमी भी अक्स है, घोड़ी भी क्या है, अक्स है, दोनों बराबर होंगे। अब कोई आदमी तो घोड़े को ले जा नहीं रहा होगा कि वो ऊंच के ले जा रहा होगा, तो 4 पैर कम करवा देंगे। तो ये तो जितने हैं उतने के उतने ही क्या रहेंगे, इनके पैर रहेंगे। तो घोड़ों की वजह से पैर आएंगे 4 अक्स। अरे घोड़े को आदमी ऊंच के थोड़ा ले जा रहे हैं, घोड़े तो जितने हैं वो तो जमीन पे चलेंगे। तो अक्स अगर घोड़े हैं तो उनके पैर कितने हो जाएंगे, 4 अक्स। ठीक है, अब आदमियों की बात करूं, कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। तो इन आदमियों में से x/2 आदमी घोड़े पर बैठे हैं, तो उनके तो पैर गायब हो गए ना, आधे आदमियों के तो पैर गायब हो गए, लेकिन आधे आदमी बच गए।
और एक आदमी कितने पैर देगा? 2 पैर देगा। तो इन आधे आदमियों की वजह से पैर, घोड़ों की वजह से पैर, सबके पैर बराबर सबके पैर। आदमियों के पैर प्लस घोड़ों के पैर बराबर सारे पैर। ये काट दिया तो 5x बराबर 70, x बराबर 14। तो 14 ही आदमी थे, 14 ही घोड़े थे। तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी? 14 हो जाएगी। किसने कर लिया था? अरे वाह, तुम तो बहुत अजीब से बच्चे बनते जा रहे हो इस टॉपिक में तो। अब भी समझ में नहीं आता तो मेरे से बोला करो, पूछा करो। चले इसे आगे। अरे कोई दिक्कत है तो बोल देना भाई। क्लियर है अब सबके? अगला। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है और सिरों की संख्या 200, टांगों की संख्या 580 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। खरगोश के कितने पैर आते हैं? क्या ये पता होना जरूरी है? आ गया होगा, ये तो बताया हुआ है पहले का। देखो, चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। सिर कितने हैं? 200। पैर कितने हैं? 580। और कौन कौन है? एक तो खरगोश है, एक कबूतर है। खरगोश का सिर कितना? 1। पैर कितने? 4। कबूतर के सिर कितने? 1। पैर कितने? 2। किसको पूछ रहे हैं आपसे? कबूतरों की संख्या। चलो हम मान लेते हैं सारे के सारे खरगोश हो। सारे के सारे क्या हो? खरगोश हो। तो सारे के सारे खरगोश हो तो 200 के 200 खरगोश हो जाएंगे क्या? तो सिरों की संख्या तो इक्वल कर देगा। अब अगर एक खरगोश जाए और एक कबूतर अंदर आए तो भी सिर तो काउंट में उतने ही आएंगे। तो सिर का तो रोल खत्म हो गया। अब बताओ, अगर 200 खरगोश हो तो पैर कितने पैदा कर दे? कितने कर दे? 800। 400 खाने वाले बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो खरगोश कितने हैं? 200 के 200 ही खरगोश मान लिए। तो 200 के 200 ही खरगोश हो तो पैर कितने आ जाएंगे? 800। अगर 200 के 200 ही खरगोश हो तो पैर कितने आ जाएंगे? 800। क्योंकि एक खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4। अब जबकि हमारे पास तो पैर 580 है।
तो अब क्या करेंगे, एक एक खरगोश को प्यार से बाहर निकालेंगे, एक एक कबूतर को बुलाएंगे कि खरगोश तू बाहर जा, कबूतर तू आ। पहले ये बताओ पैर कितने कम करने हैं? 220। बोला भी करो ऐसे, रुको मतलब। कितने कम करने हैं पैर? 220 पैर कम करने हैं। तो एक खरगोश जाए, एक कबूतर आए, तो कितने पैर कम होंगे? 2। कितने पैर कम होंगे? 2। तो दो दो कितनी बार आता है? 110 बार आता है। तो आपने 110 कबूतर की एंट्री करवा दी, तभी तो 220 पैर कम हुए। तो 110 तो क्या है? कबूतर, और 90 कौन है? खरगोश। इसने पूछ रहे कबूतर, तो कबूतर कितने हैं? 110। ठीक है, वापस समझो। अगर खरगोश 200 के 200 ही खरगोश हो, तो 200 खरगोश का अपन 4 के हिसाब से पेड़ देखेंगे तो 800 हो जाएंगे, जबकि पेड़ तो 580 थे, तो 220 पेड़ कम थे। तो 220 पैर कम थे कि, तो एक कबूतर की एंट्री से 2 पैर कम होते हैं। तो 220 पैरों को कम करने के लिए मुझे 110 कबूतरों की एंट्री करवानी पड़ेगी। और जब 200 में से 110 कबूतर आ गए, तो 90 ही क्या बचे? खरगोश बचे। और मैं ये पूछ रहा था कबूतर कितने हैं, तो 110 है। कुछ हाँ, उल्टा करके बताऊं, बताता हूँ। कई बार क्या करते हैं कुछ बच्चे, ऑप्शन से करते हैं, और वो हर जगह ऑप्शन से करते रहते हैं, हो भी जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कबूतर और खरगोश का अनुपात पूछ लेता है, और फिर दिक्कत आ जाती है ऑप्शन से करने वालों के, क्योंकि अनुपात एक अलग चीज बन जाती है, वो कट के फिर छोटा हो जाता है, फिर उनको रियल वैल्यू मिलती नहीं है, और फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मेथड को जरूर ध्यान में रखा करो। अब अगर हम उल्टा करके सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मान लो कि भाई मैंने अब की बार खरगोश माने सारे के सारे, अब की बार मैं कबूतर मानूंगा। ये लो। तो ऐसे समझना और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। अब की बार मैंने 200 के 200 क्या मान लिए? कबूतर मान लिए। तो 200 के 200 कबूतर मारने से सिर तो इक्वल हो ही गए। अब 200 कबूतर के पैर कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 400। एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, ठीक है, अगर सब अच्छे से जीवन यापन किया हो तो। कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो 200 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे? 400। तो 200 कबूतर के 400 पैर हो जाएंगे, जबकि हमारे पास तो पैर कितने हैं? 580। कितने पैर बढ़ाने पड़ेंगे? 180। 180 पैर बढ़ाने पड़ेंगे। अब एक बात का जवाब दो, अगर हम एक कबूतर को बाहर निकालते हैं और एक खरगोश को अंदर लाते हैं, तो कितने पैर बढ़ते हैं? 2। खरगोश 4 पैर लाता है, लेकिन कबूतर 2 ले भी जाता है, तो 2 ही तो बढ़ेंगे। तो 180 बढ़ाने के लिए 2 के हिसाब से 90 खरगोश आने होंगे। तो 200 में से 90 खरगोश आ गए, तो 110 कौन रह गए? कबूतर रह गए। ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। या फिर ये भी नहीं करना चाहो, तो ट्रिक से देखो कैसे होता है। वो ट्रिक से क्या, बेसिक से देखो कैसे होता है। इन 200 में, इन 200 में से मैं मान लिया कबूतर अक्स हैं, तो खरगोश कितने होंगे? 200 माइनस अक्स। कबूतर अक्स है तो खरगोश होंगे 200 माइनस अक्स। अब कबूतर अक्स है तो कबूतर की वजह से पैर आएंगे 2 अक्स, और खरगोश 200 माइनस अक्स है तो खरगोश की वजह से पैर आएगा 200 माइनस अक्स गुणा 4। कबूतर के पैर, खरगोश के पैर, सबके पैर बराबर सबके पैर। और इस लाइन में से अक्स का मान आएगा, और वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, इतना ही कर लिया तो। 2 अक्स माइनस का 4 एक्स प्लस का 800 और बराबर में 580। ये माइनस का 2 अक्स बचेगा जो उस साइड में चला जाएगा, और 800 में से 580 जाएगा तो कितना बचेगा? 220। और अक्स बराबर आएगा 110। और अक्स मैंने किसको माना था? कबूतर को। तो कबूतर 110 है। ये लो बेसिक से, ठीक है, कर लो कैसे भी। उतारोगे कुछ? उतार लो कुछ उतारना चाहो तो, बाकी तो वो 2 में तो कोई उतारना था नहीं, बेसिक वाला उतारो तो अलग बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि वैसे ही करो ना, लॉजिक से ही, क्योंकि ये तो वीवी टॉपिक है। वीवी टॉपिक का मतलब तो ये तो आड़ू आदमियों का टॉपिक है, ठीक है, गणित वालों का है ही नहीं। आप एआई से सवाल करो, आप एआई को नहीं फंसा पाओगे, लेकिन अपने दादाजी को दो सवाल करने के लिए, एआई चक्री काटेगा। मुझ के देख लेना चाहिए, कोई भाग्यशाली बच्चा हो जिसके दादाजी हो, ठीक है, तो दादाजी को बोलो कि दादाजी कोई ऐसा सवाल पूछो कि एआई को आए ही नहीं, फिर देखना दादाजी का रोब।
नहीं है क्या? हम जिस बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं ना कि ये बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, माँ बाप को पता होता है, माँ बाप जैसे 20 साल तक 2 लड़कों को पाला, तो ये लगता है ना कि मेरा ये बच्चा है ना 20 साल तक, 20 साल तक पालन करने पर माँ बाप का नजरिया डेवलप हो जाता है दोनों बच्चों के प्रति, दोनों लड़कों के प्रति। साधारणतः एक लड़के को माँ बाप ऊंचा और दूसरे को थोड़ा सा नीचा आंकते हैं, और ये उनके चिंता जिसकी रहती है ना कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ये कहीं पे मरमरा जाएगा, लड़ा जाएगा, ये ऐसे ही है, बोलने का इसको पता नहीं, उठने बैठने का पता नहीं, ऐसे ही है बच्चा। और दूसरे के लिए कहते हैं बहुत शांत बच्चा है, समझदार है, ये जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, लेकिन जब जीवन रूपी संघर्ष शुरू होता है, जब जीवन रूपी संघर्ष शुरू होता है, ये बच्चा 12th में लाता है 50, 52, 42, 44, 35 तक भी हट जाता है कभी कभी इसका मन हो तो, ठीक है, कोई कोई सब्जेक्ट में ये लाता है 80, 85, 90, 95 ऐसे, 100 भी ले आता है कोई कोई किताब में। लेकिन जीवन के जो खेल है ना, वो दिमाग से नहीं लड़े जाते हैं, वो जज्बातों से लड़े जाते हैं। और जज्बातों के ऊपर काबू पाना और जज्बातों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये प्रतिभाएं है ना जो 90, 95, 100 वाली, ये इनका जब मुकाबला जज्बातों से होता है ना, जब कोई बुरा कर जाए फिर बैठे रहना, या कोई थक जाए फिर देखना, उस समय ये प्रतिभा टूट जाती है, इनमें इतना दम नहीं होता है। लेकिन इसने 20 साल तक बुरा ही बुरा सुना है अपने लिए, इसमें वो क्षमताएं डेवलप हो जाती है। ये दूसरे दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता से स्टार्ट करता रहता है, और ये 5-10 साल में निखर जाता है, जबकि ये बच्चा डूब जाता है। इसलिए कोई कह रहा है, कोई सुना रहा है, या कहीं से कुछ सबक मिल रहा है, तो आज जरूर तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब 2-3 साल बाद में याद करोगे तो ये सोचोगे कि काश काश ये सबक मुझे नहीं मिला होता तो आज मैं जीवन में बहुत पीछे होता। और आप देखा करो, जितना जबरदस्त सबक मिलता है ना, उतनी जबरदस्त फिर क्षमताएं आती है, और उन सबकों से टूटकर ही बहुत सारे बच्चे गलत दिशाओं में चले जाते हैं। अगर किसी ने आपको रुलाया है 20 साल तक, बचपन में संभलने के बाद में आप नहीं रोए हो, और किसी जवान लड़के को 20, 22, 25 साल की उम्र में किसी ने रुलाया है, तो वो बहुत बड़ा किस्मत वाला लड़का है, क्योंकि आगे के 40 साल की जब वो जिंदगी जिएगा ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जिएगा, क्योंकि उसको दिमाग में जितनी तकलीफ आएगी ना, जितना संघर्ष आप झेलोगे, उतना ही फिर निखार आता है। हो सकता है हमारे बच्चे के लिए लाइट जाना और एसी का बंद हो जाना और पंखे का फिर भी इन्वर्टर से चलते रहना बहुत बड़ा तकलीफदायी होगा, बहुत भयंकर तकलीफदायी होगा, हाई या लो कर रहा होगा। लेकिन कोई रोड पे काम करने वाली माता का बच्चा हम देखते हैं जून के महीने में तिरपाल के नीचे बैठा रहता है, और जब वो आंधी वगैरह चलते हैं, खूब ज्यादा दिन में लू चलती है, तो तिरपाल भी आधा हट हट के जाता है, और फिर भी अगर आप कभी गुजरे और ऐसा अंदर से आपको देखने को मिल रहा हो, तो वो बच्चा फिर भी हंसता रहता है उसके नीचे बैठा बैठा। ये तकलीफें हैं जो उसको इस लायक बना देती है, और उस बच्चे के पास तकलीफें नहीं है जो उस लायक नहीं बना पाती। तो जीवन में तकलीफें आ रही है ना, तो उनका स्वागत करो, बहुत बढ़िया तरीके से निखार देगी। अपडेट करो, सुधार करो, और उनको शांति से स्वीकार करो। स्वीकार करने से 90% समस्याएं दूर हो जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्थायी कुछ भी नहीं है। न स्थायी तुम्हारा दिमाग है, न स्थायी तुम्हारा शरीर है, न स्थायी तुम्हारी जवानी है, न स्थायी तुम्हारा बचपन है, न स्थायी तुम्हारा बुढ़ापा है, और न ही स्थायी इस दुनिया में रहने वाला कोई शख्स है या कोई चीज है। स्थायी ये धरती और ये सूरज भी नहीं है। तो हम किन चीजों को काबू में करने में लगे हुए हैं? हम छोटे मोटे रिश्तों को, छोटी मोटी भावनाओं को, या छोटी मोटी उपलब्धि को पकड़ कर बैठे रहते हैं कि बस ये ही मिलता रहे, मुझे यही रिस्पेक्ट और मान सम्मान मिलता रहे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्थायी तो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिसमें अरबों खरबों पीढ़ियां चली गई आगे जानी है, वो भी स्थायी नहीं है, जीवन काल तो उसका भी है। तो स्वीकार कर लिया करो। कोई चीजें मन के अनुकूल नहीं हो तो स्वीकार कर लिया करो।
स्वीकार करने से शांति मिलती है, नए रास्ते खुलते हैं। लड़ाई करते रहोगे तो भी आपके काबू में कुछ भी नहीं है, आपका जोर आप ही नहीं चलता। 24 घंटे आप अपने मन को अपने अकॉर्डिंग ही नहीं बदल सकते, तो दूसरे लोग कैसे आपके जैसे हो सकते हैं? ठीक है ना। और अगर आपके जैसे हो भी गए तो आप एक बात पे विचार करो कि गुलाम आप हुए कि या वो हुए? गुलाम आप हुए, क्योंकि उसका आपकी तरह होने से आपको खुशी मिल रही है। इसका मतलब आप उससे बंधे हुए हो और वो आपकी तरह हो के आपको खुश कर रहा है। और जिस दिन उसने आपकी तरह होना बंद कर दिया, उस दिन आपके तकलीफें शुरू हो गई। फिर किसी और को आप अपनी तरह करने की कोशिश करोगे, फिर वो कुछ दिन रहेगा, आपको खुशी देगा, फिर वो आपकी तरह होना बंद हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ मिलेगी। तो जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो, अपने अनुसार डालने की जोराबादी जिद्दोजिद मत करो। ठीक है। इन चीजों से थोड़ा सा गुजरोगे तो थोड़ा सा दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छे इफेक्टिव तरीके से काम कर पाओगे, पढ़ाई में भी अच्छा कर पाओगे। फिर हम इसमें आए थे टोकरी में। तो क्या हुआ टोकरी में? एक टोकरी में फूल प्रत्येक 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं, 60 मिनट में टोकरी भर जाती है। तो ये तो आप स्कीम समझ ही गए होंगे कि 69वें मिनट में आधी भरी थी, ताकि तो 1 मिनट गुजरते डबल हो गई। मैं बोलूं किसी व्यक्ति को हर दिन उसकी तनख्वाह डबल कर दी जाती है और 5 तारीख को उसको 64 रुपये मिला है, तो बताओ 4 तारीख को कितना मिला होगा? 32 रुपये, क्योंकि 32 का डबल करके तो 64 कर दिया। तो मेरे को ये बताओ क्या एक हिस्सा यानी एक पूरा का पूरा भाग 60 मिनट में बढ़ता है क्या? बोलो रे। एक भाग 60 मिनट में बढ़ता है नहीं बढ़ता? तो क्या आधा भाग क्या 59 मिनट में भरा था क्या? एक बढ़ते डबल हो गया। तो क्या इस आधा का भी आधा यानी 1/4 भाग क्या 58 मिनट में भरा था क्या? और क्या इस 1/4 का भी आधा यानी 1/8 भाग क्या 57 मिनट में भरा था क्या? और इस 57 का भी आधा भाग यानी 1/8 का भी आधा भाग यानी 1/16 भाग क्या 56 मिनट में भरा था क्या? तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 मिनट, ए ऑप्शन। अब देखो 56 में भरा 1/16, फिर डबल डबल होता गया। 57 में 1/8 फिर डबल हुआ, 58 में 1/4 फिर डबल हुआ, 59 में 1/2 फिर डबल हुआ, 60 में पूरा। ठीक है, नोट करो। किस किसने कर लिया था? चलो काफी संख्या में कर लिया, बढ़िया। देखो ठीक है, देखो खूब सारे बच्चों को नहीं आया होगा प्रश्न, इधर समझो, मेरी बात पे ध्यान दो। एक तो क्या होता है, जैसे मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आप मेरे से हाथ मिलाओ, कितनी बार हाथ मिलाए गए? एक बार। आपका एक हाथ और मेरा एक हाथ, एक ही तो हैंड शेक हुआ ना, एक ही बार हाथ। लेकिन मैं अगर आपको उपहार दूं, मैं थोड़ा कम प्राइस का दूं, आप मुझे उपहार दो 10-5 गुना ज्यादा प्राइस का, ठीक है, तो कितने उपहार हुए? 2, 3 नहीं, 2 ही। एक मैं आपको दिया और एक आपने मेरे को दिया, तो 2 उपहार हुए ना। तो खेले गए मैच और मिलाए गए हाथों की संख्या ये हमेशा हाफ हुआ करती है, जबकि दिए गए जो उपहार होते हैं ना वो क्या होते हैं? डबल हुआ करते हैं, उसमें संख्या बढ़ जाती है। तो जब भी ये लगता है ना कि इसमें दो चीज मिलकर हाफ ही हो रही है, तो वहां फॉर्मूला लगता है ये n(n-1) n(n-1)/2। और जहां आपको लगता है कि नहीं यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो n(n-1) का फॉर्मूला लगता है। जैसे कि मैं किसी को उपहार दूं, वो हमें भी उपहार दे, ठीक है, तो ये n(n-1) होगा। हम किसी को नमस्ते करें, वो भी नमस्ते करे, तो ये n(n-1) होगा। लेकिन हम किसी के साथ खेल खेले, वो वाला खेल, क्रिकेट उर्केट वाला, हम किसी के साथ खेल खेले और वो भी हमारे साथ खेल खेले, तो वो दोनों मिलके एक ही खेल खेलेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं अलग अलग खेल खेल पाएंगे, तो वो एक ही खेल होगा। तो n(n-1) बटा 2 वहां पे चलेगा जहाँ हाफ होने की संभावना है, और n(n-1) वहां चलेगा जहाँ हाफ होने की संभावना नहीं है। बेसिक से भी बता दूंगा, लेकिन बेसिक क्या होता है फिर बड़े पर नहीं लगता है। ये 10-5 पे तो मैं बता भी सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों से एक एक मैच खेलना है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले गए, तो जब एक एक मैच खेलना है तो खेले गए मैचों की संख्या, खेले गए मेजों की संख्या, खेले गए मेजों की संख्या। तो यहाँ पे जो खेले गए मेजों की संख्या बनेगी वो बनेगी n(n-1). तो 6 गुणा 6 में से वो बटावा 2 भी तो आएगा ना, क्योंकि ये तो खेले गए मेज। हाँ, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 5, तो कितना हो गया 15। तो 15 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, कितने मैच खेले जाएंगे 15, और वो कैसे खेले जाएंगे वो भी समझ लो। तो खेले गए मैचों की संख्या का सूत्र क्या है पहले तो ये बताओ, n(n-1) बटा 2, मिलाए गए हाथों की संख्या का n(n-1) बटा 2, और दिए गए उपहारों की संख्या का n(n-1). क्लियर है ये बात। तो अब देखो ये 6 कैसे खेले जाते हैं, एक बार बेसिक से बताता हूँ आपको, इधर ध्यान देना। ये टीम 1, ये टीम 2, ये T3, ये टीम 4, ये टीम 5 और ये टीम 6। मैच गिनते जाना, एक मैच इन दोनों का, 2 मैच, 3 मैच हो गए, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच, 8 मैच, 9 मैच, 10 मैच, 11 मैच, 12 मैच, 13 मैच, 14 मैच और 15 मैच। लेकिन ये तो 15 तक था तो मैंने बता दिया। अब ऐसे 100 टीम होती तो फिर वो फॉर्मूला ही काम में लेते। तो बेसिक के चक्कर में मत पड़ना, मैंने बता जरूर दिया है। बाकी एक बार वापस बोलना, खेले गए मेजों की संख्या या मिलाए गए हाथों की संख्या का फॉर्मूला क्या रहेगा, n(n-1) बटा 2, और दिए गए उपहारों की संख्या का क्या सूत्र रहेगा, n(n-1). ठीक है, नोट कर लो। हो गया कब, वेरी गुड। जिनका नहीं लिखा वो लिख लो। ये ऐसे वाले प्रश्न एमडीएच फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है, और एमडीएच फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है एमडीएच। इसमें 2 शर्त आती है, शर्त 1 और शर्त पहली। तो शर्त 1 में आते हैं मेन 1, डे 1 और हावर 1 और बटावा वर्क 1, और इधर आता है मेन 2, डे 2, हावर 2 बटावा वर्क 2, और इन दोनों की पूर्ति कर देते हैं। ऐसे प्रश्न इससे हो जाते हैं। एक चैप्टर भी होगा हमारे इससे, मिश्र समानुपात। ठीक है, कंपाउंड रेशियो। तो मेन 1 डे 1 हावर 1 बटा वर्क 1, मेन 2 डे 2 हावर 2 बटा वर्क 2। ये पहली कंडीशन के अंतर्गत वाले लोग होते हैं, ये दूसरी कंडीशन के अंतर्गत वाले लोग होते हैं। अगर ये प्रश्न कम समझ में भी आए तो एक दूसरा जो एक नियम है या यूनिटी मेथड है, उस टॉपिक में भी ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे भी आप क्लियर कर सकते हो। तो मेन 1 डे 1 हावर 1 बटा वर्क 1 बराबर मेन 2 डे 2 हावर 2 बटा वर्क 2। तो एक बार सभी एमडीएच फॉर्मूलों को बोलेंगे मेरे साथ। तो एमडीएच फॉर्मूले में शर्त 1 और शर्त 2 होती है। शर्त 1 का क्या फॉर्मूला है, मेन 1 डे 1 हावर 1 बटा वर्क 1। शर्त 2 का क्या फॉर्मूला है, मेन 2 डे 2 हावर 2 बटा वर्क 2। ठीक है, अब चलो प्रश्न में। तो 20 दिनों में काम करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। तो 20 दिन में काम करना है, 69 आदमियों को एक काम को करना है। तो ये शर्त 1 हो गई। कोई चीजें नहीं आती तो वो नहीं लिखते वहां पे, ऐसा नहीं कि फिर जबरदस्ती हाउर 1 खोज रहे हो। ठीक है, वो नहीं चलता। अब बोलो काम को 12 दिन में पूरा करना है, उसी काम को 12 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी लगाएगा, तो अक्स आदमी लगाएगा, ये मान लिया। अब काटो, 4 से काटोगे तो 5 बार, 4 से काटोगे 3 बार, और 3 से काटोगे तो 2 3,
और x बराबर 115। 115 आदि में लगाने होंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, उतर। चले आगे, अगला। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर, एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है। एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। देखो, ऐसे प्रश्नों को करने का एक तरीका देखो कि एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है। खंबा कितना ऊंचा है? 20 मीटर। समझ लेना भाई, एक ही बार बता के आगे के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आई। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है। एक दिन की वास्तविक चढ़ाई बताओ। 2 मीटर। तो बताओ वो कुल कितने दिन ऊपर चढ़ेगा। अब आपको ये देखना है वो एक साथ बिना फिसले कितना चढ़ सकता है। 6। तो 6 को कम कर दो तो 14 मीटर तक आप बढ़ सकते हो, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके एक साथ। 14 से ज्यादा मत बढ़ना, क्योंकि क्या पता लास्ट के दिन वो एक साथ चढ़े फिर बाद में फिसलने उसलने की गारंटी नहीं होती है। तो 14 तक आप बढ़ सकते हो। तो एक दिन में चढ़ता है कितना मीटर? 2 मीटर। तो 7 से गुणा करा दो तो 7 दिन में चढ़ेगा कितना मीटर? 14 मीटर। अब 7 दिन में 14 मीटर तो चढ़ गया। अब दिन कौन सा आएगा? 8वां। और 8वां दिन में कितना चढ़ेगा? पहले शुरुआत में 6 मीटर और फिर फिसलेगा। लेकिन जैसे 6 चढ़ेगा, 8वां दिन आएगा, जैसे 6 चढ़ेगा उसकी पूरी की पूरी 20 मीटर हो जाएगी। बाद में वो पिछलेड़ चाहे मरे हमें कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार चढ़ने तक मतलब अपने को सही है बाद में। ठीक है, तो ये आएगा 8 दिन में पूरी की पूरी 20 मीटर। उतारो। आ गया था आपके? नहीं आया था? आ गया था। देखो, एक 60 मीटर गहरा कुआं है, उसमें एक बंदर गिर पड़ा। पहले कुआं बना लो। बंदर गिरना चाहता है तो कुआं तो चाहिए ना। 60 मीटर का गहरा कुआं हो गया। एक दिन में 1 मीटर चढ़ता है, एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है। 2 दिन की चढ़ाई बताओ। बोलो। एक दिन में 10 मीटर चढ़ गया और दूसरे दिन 3 मीटर फिसल गया, तो 2 दिन का काम कितना है? 7 मीटर चढ़ाई। तो एक बार की उछाल कितनी होती है? 10। तो 10 घटाओ कितना होता है? 50। 50 मीटर तक या उससे कम तक बढ़ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो 7 से गुणा कराऊंगा तो 14 दिन में
हाँ तो 2 दिन के साथ ही तो ही ना। एक 60 मीटर गहरा कुआं है, उसमें एक बंदर गिर पड़ा। बंदर एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दिन में 7 मीटर, तो 7 से गुणा कराया तो 14 दिन में कितना? 49 मीटर। ऑप्शन में जाओ, पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो। तो 14 दिन में 49 मीटर चढ़ गया। अब दिन कौन सा है? 15वां। और 15 दिन वो छड़ने का काम करता है, विषम दिन, ओड डेज। यानी छठने का काम करता है, सम दिन, इवन डेज पिसलने का काम करता है। 1 को छठेगा, 3 को छठेगा, 5 को छठेगा, 2 को, 4 को, 6 को पिसलेगा। तो 15 दिन का काम बताओ। 10 छठा 59 मीटर हो गया। हाँ, आवाजें सुनाई देने लग गई थी बाहर की। लेकिन अब दिन आ गया अगला, कौन सा? 16वां दिन। उस दिन पिसला और 59 से कितना पिसला? 3, तो कितना हो गया वापस? 56 मीटर। अब क्या 17वां दिन उसको पूरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, वो तो 10 मीटर के चक्कर में जाएगा। लेकिन जाना कितना है? 4 ही। तो एक दिन में चढ़ता है 10 मीटर। तो 1 मीटर चढ़ने में वक्त लगाएगा 1/10 दिन। और हमारे को कितना चाहिए? 4 मीटर का ही। तो 4 मीटर में दिन लगाएगा 2/5 दिन। तो 16 सही 2/5 दिन में छट जाएगा। यही सही आंसर होगा। 2 दिन में 7 मीटर चढ़ा, 14 दिन में 49 मीटर चढ़ा, 15 दिन में 59 मीटर चढ़ा, 16वें दिन में 4 मीटर ही चढ़ना था, 4 का 2/5 लिया। ठीक है, सही है। 16 सही 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अपने लिखे हैं तो अपन वापस लिख लेंगे। नहीं है, कोई कमी नहीं है, लिख लो आप तो। चले आगे, चले। अब हम इसी प्रश्न को ऐसे कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए। वो एक दिन में छठेर, एक दिन में पिछले। इसी प्रश्न को कर रहा हूं, एक दिन में छठेर, उसी दिन पिछले। अब देखना क्या होगा। एक दिन में छठेर, उसी दिन पिछले, तो देखना क्या होगा। क्या एक दिन में वास्तविक चढ़ाई 7 मीटर की रही क्या? क्योंकि वो एक दिन में चढ़ रहा है, 10 और 3 पिछड़ रहा है, तो 7 क्यों जाएगी? अब वापस एक दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमें 50 या 49 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो 7 दिन में कितना हो गया? 49। 8वां दिन में क्या होगा? छठेगा, पिछलेगा? 8वें दिन क्या होगा? देख लो। अरे दोनों काम ही करेगा। एक दिन में चढ़ रहा है, उसी दिन पिछड़ रहा है। तो 10 चढ़ेगा तो 59 तक जाएगा। 10 चढ़ेगा तो 59 तक जाएगा, और 3 उसी दिन फिसल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 56। तो 8 दिन में 56। 8 दिन में 56 हो गया। अब 9वां दिन क्या करेगा? दोनों काम ही करेगा। लेकिन अब की बार छड़ने का चांस मिलेगा, फिसलने का नहीं मिलेगा। तो छड़नी कितनी है? 4 मीटर। तो 10 मीटर छड़ जाता है एक दिन में। एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है, तो 1 मीटर के लिए समय लगाएगा 1/10। तो 4 मीटर के समय लगाएगा 2/5। तो 8 सही 2/5 दिन में छड़ जाएगा। अगर एक दिन छड़े और उसी दिन पिछले तो 8 सही 2/5, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगला की जगह उसी दिन की बात आ जाती, तो ये प्रश्न आपका ऑप्शन ये सही रहता। ठीक है, तो ये आप समझाने के लिए आपको। बाकी वो सब कुछ सही किया था हमने, जो किया था वो। चलो आगे, अगला। किसी कक्षा में कुछ छात्रों किसी कक्षा में कुछ छात्रों
एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए, एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे? देखो मेरे को बताओ, जब हाथ मिलाने की बात आती है तो फॉर्मूला क्या आता है? n n-1 बटावा 2। ये भी मिलाए गए हाथ और ये भी मिलाए गए हाथ, मिलाए गए हाथ बराबर मिलाए गए हाथ। n n-1 बटा 2 भी मिलाए गए हाथों को बताता है और 300 भी मिलाए गए हाथों को बताता है। तो क्या n n-1 बराबर 600 होता है क्या? और क्या 600 तभी होता है कि जब n बराबर 25 हो, क्योंकि 25 और 25 में से एक जाएगा तो 24, 25 गुणा 24 का मल्टीप्लाई 600 होता है। तो मतलब आदमी कितने थे? 25 थे बस। 25C। 25 देकर वो पूछ लेता 300 तो वो निकाल देते, 25 गुणा 25 -1 बटा 2। कितना समय लगा? इनमें से कोई नहीं। तो एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगते हैं। मतलब है 10 गोली को लगती है समय 60 सेकंड। एक गोली को क्यों नहीं गिना आपने? क्योंकि वो गोली तो शुरुआत की गोली होती है, फिर बीच बीच में थोड़ी शुरुआत की गोली दोगे। तो एक गोली छुड़ने में लगते हैं कितने सेकंड? 6 सेकंड। अब हमें छोड़नी है 8 बार गोली, तो कितने समय? 7 के लिए। एक तो गिफ्ट में मिलेगी गोली, तो 7 गोली छोड़ेगा 42 सेकंड में। और 7 नहीं, वो एक शुरू वाली मिल जाती है, इसलिए 8 गोली कितने सेकंड में? 42 सेकंड में। नहीं समझे? 10 गोली छोड़ी जाती है 60 सेकंड में, तो एक गोली छोड़ी जाती है 6 सेकंड में, तो 7 गोली छोड़ी जाएगी 42 में। 8 नहीं छुड़वाएंगे, वो पहली तो गिफ्ट में मिल जाती है गोली। ठीक है, मिलती है नहीं मिलती है? पहली पहली ऐसे ही मिलेगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और उसमें पता चले तो फिर वो कौन लेगा गिफ्ट में वो गोली? वो तो ऐसे ही आती है बिना टाइम के ही। वो टाइम देख के नहीं आती पहली गोली। हाँ, फिर दूसरी अगर उसमें बच गया तो दूसरी फिर सतर्क हो जाता है कि अब गोली आ सकती। चले आगे। 16 नंबर लिखूं। यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोली छोड़ती है, यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोली छोड़ती है, तो वह 1 घंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी? तो वह 1 घंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी?
देखो, यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ती है तो 9 मिनट में कितनी गोली छोड़ी? अरे बोलो। 9 मिनट में वास्तव में 6 गोली छोड़ी। कितनी गोली छोड़ी? 6 गोली छोड़ी, क्योंकि एक जो बुलेट्स है, एक गोली है, वो तो गिफ्ट में मिलती है शुरू शुरू वाली, वो नहीं गिननी है। 1 मिनट में कितनी गोली छोड़ दे फिर? 2/3 गोली छोड़ दे। 6/9 यानी 2/3 गोली छोड़ दे। हमें कितने की देर में छुड़वानी है? 60 मिनट में, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में दोनों तरफ 60 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट में छोड़ेगी। 2/3 गुणा 60, 40 गोली। 40 गोली छोड़ेगी, लेकिन छूटेगी कितनी? 41। तो आंसर है 41, डी ऑप्शन। बस यही लॉजिक है इन प्रश्नों में। सही है। एक गोली शुरू शुरू में बिना टाइम की होती है, उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, उसको शुरू में हटा देंगे, लास्ट में वापस जोड़ लेंगे। और अगर आप उस शुरू में काउंट कर ले तो आपने फिर हर 6 गोली पर एक फ्री की गोली छुड़वाई, जो कि संभव नहीं है। अगला देखो। एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे। एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे। उन्होंने प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए। मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो मिलाए गए हाथों की संख्या का सूत्र होता है n(n-1/2)। तो 15 गुणा 15 - 1/2, तो 15 गुणा 14/2। तो इससे काटेंगे तो 7, तो 105 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो मिलाए गए हाथों की संख्या में तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा n(n-1/2) और दिए गए उपहारों में लगेगा n(n-1) बस। बोलो क्या आया? तो मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी आने से ठीक आधा घंटा पहले आ गया हूँ। जो ओरिजिनल टाइम था ना, जो फिक्स टाइम था, उससे आधा घंटा पहले ये चला गया। अब क्या हुआ? यदि गाड़ी 1 घंटा 20 मिनट लेट थी, गाड़ी इस फिक्स टाइम से कितना लेट आ रही है? 1 घंटा और 20 मिनट लेट आ रही है, और वह 4:45 पर आएगी। तो ये जो टाइम है ना, ये 4:45 का है। तो इस 4:45 में से आपको कितना नीचे आना पड़ेगा? 1 घंटा 20 मिनट तो ये, और 30 मिनट ये, तब जाके उस वाला ओरिजिनल टाइम को पार कर पाओगे। तो चलो गाड़ी का पहले फिक्स टाइम निकालो, 1 घंटा 20 मिनट पहले आओ। तो 3:25 हो गया के? तो 3:25 पे तो गाड़ी आएगी, आनी चाहिए थी, और वो इससे भी आधा घंटा पहले आ गया था।
तो वो कितने बजे आ गया था, 2:55 पे आ गया था। तो 2:55 अपना आंसर रहेगा 4 नंबर का। ठीक है भाई, 4:45 से 1 घंटा और 20 मिनट पहले आओगे तो वो ट्रेन का फिक्स टाइम पे आओगे, और वो फिक्स टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंच गया था। तो 2:55 अपना सही आंसर रहेगा, नोट कर लो। कितना आएगा? 300। सिंपल प्रश्न है। 1 मीटर को 8 टुकड़ों में काटता है, तो इसमें ये नहीं करा कि कट कितने लगाता है। कट तो 7 लगाते हैं, 8 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें तो टुकड़े पूछ रहे, तो टुकड़े में कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। जैसे मान लो ये है, तो इसमें 8 टुकड़े करने हैं, तो 1 टुकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़े हो गए ना। कट कितने लगाया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ही लगाया। एक कम लगाता है, तो वो वाला प्रश्न एक अलग बनता है, लेकिन इसने वो वाली बात नहीं डाली। कोई बच्चा ज्यादा दिमाग लगाएगा तो गलत करेगा इसको। ठीक है, तो 1 मीटर में 8 टुकड़े, तो 37.5 में कितने टुकड़े? 37.5 गुणा 8। 300 टुकड़े बस। ठीक है, उठा। चले आगे, चले। लिखो अगला। लिखा है? लास्ट क्वेश्चन। यदि एक टैंक में 80 लीटर पानी है, यदि एक टैंक में 80 लीटर पानी है, तो आधी टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यदि एक टैंक में 80 लीटर पानी है, तो आधी टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? कितनी होगी? 40। क्लियर है, बस और क्या होगा। एक टैंक में 80 लीटर पानी है, तो आधी टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? 40। आंसर लिख दो 40। एक और लिखो 21 नंबर का प्रश्न। अरे सही है, शक मत करो। हाँ लिख तू। एक टैंक का वजन पानी से ही 80 लीटर है। एक टैंक का वजन पानी से ही 80 लीटर है, या 80 kg, ऐसे लिख लो। लीटर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। 80 kg है, क्योंकि पानी को तो तोला भी जा सकता है, लेकिन टैंक को तोला नहीं, वो नापा नहीं जा सकता। यदि एक टैंक में पानी सहित वजन 80 kg है, एक टैंक का वजन पानी सहित 80 kg है, उससे आगे लिखना। आधी टंकी आधी टंकी भरी होने पर, आधी टंकी भरी होने पर
वजन 65 kg है। आधी टंकी भरी होने पर वजन 65 kg है। आधी टंकी भरी होने पर वजन 65 kg है। आधी टंकी भरी होने पर वजन 65 kg है। बताइए। टंकी 1/4 भरी हो तो। बताइए टंकी 1/4 भरी हो तो टंकी का पानी सहित वजन क्या होगा। बताइए टंकी 1/4 भरी हो तो टंकी का पानी सहित वजन क्या होगा। टंकी का पानी सहित वजन क्या होगा। देखो ये तो बता ही दिया था भाई, 80 है तो आधी में 2 का बाद दे दो तो 40 हो जाएगा। अब मैंने लिखा है वो देखो। बोलो पहले क्या था। टंकी प्लस पानी बराबर 80 kg। पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या था। तो टंकी प्लस पानी में ही आधा होगा, टंकी तो उतना ही वजन देगी। बराबर कितना 65 kg। अब सुनो आगे की बात मत पढ़ना। ये 2 लाइन समझ में आ गई के। पहले 80 kg में टंकी तो पूरी थी और पानी भी पूरा था और 80 हुआ था। अब अब टंकी पूरी है लेकिन पानी आता है और वजन कितना हुआ है 65 हुआ है। अरे दोनों लाइन समझ में आई कि नहीं आई। पहले टंकी पूरी थी, पानी भी पूरा था, टोटल 80 था। अब टंकी तो अब भी पूरी है, टंकी में चाहे एक बूंद पड़ी हो फिर भी वो तो पूरा वजन देगी। पानी कितना है आधा और 65 हुआ, दोनों का अंतर करो। टंकी से टंकी गई, मतलब टंकी के वेट से टंकी का वेट गया। पानी में से आधा पानी जाएगा तो आधा पानी बच जाएगा। बराबर कितना हुआ 15। मतलब पानी कितना था 30। पूरी भरी टंकी में 30 पानी आता है तो टंकी का वजन कितना है 50। टंकी कितने केजी की है 50 kg की। क्यों। क्योंकि टंकी और पूरा पानी 80 आता है, जिसमें पूरा पानी 30 है तो टंकी कितनी की रहेगी 50। अब बताओ क्या बोला है लास्ट में। 1/4 टंकी भरी हो नहीं पर उसका टंकी से वजन कितना होगा यही पूछ रहे हैं ना। तो 1/4 भरी है तो 50 तो 50 ही रहेगा। पूरा एक भाग में पानी आता है 30, तो 1/4 में आएगा 30/4। इसका 1/4 भाग लेना पड़ेगा टंकी के वजन का, वो पूरे पानी का। तो 15 7.5 तो 57.5 kg वजन आएगा। किसके आंसर आ गया था ये। ठीक है, ऐसे मैं पर्सन चाहूं जितने बना सकता हूं और एग्जामिनर भी चाहे जितना बना सकता है। इसलिए इन 20-21 प्रश्नों में समझ रखना और आगे के नए प्रश्न करना। किसी के नहीं आया था। आइडो था को पहले से।